सारी बातें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉर्निंग एट होम, ओनली ऑन पीटीवी होम। बहुत ही कमाल डॉक्टर हमारे पास हैं, डॉक्टर आसिफ नसीम हैं। ही इज़ चेस्ट स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट भी उनको कहते हैं कि वो जो जिगर के मसले, और अभी इस वक्त वैसे ही हमारा दिल जिगर सब ख़राब हो रहा है, टेंशन से दिमाग भी ख़राब हो रहा है, और ऐसे में ही इज़ क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी। अच्छा, जब मैं फ़ोन पे इनकी रिसर्च पढ़ रही थी तो मैंने कहा डॉक्टर आ रहे हैं और वो चेस्ट सोसाइटी के अगर हैं सेक्रेटरी, तो इसमें मेरा क्या, हम क्या शो पे बात करेंगे। सॉरी, मैं आपको चेस्ट सोसाइटी के समझ रही थी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है ना, सुनने में चेस्ट लगता है, शतरंज, लेकिन वो नहीं है, चेस्ट सोसाइटी। फिर मैंने कहा अब समझ आई हम क्या बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अच्छा, आप जिस तरह मुझे अभी डरा रहे थे, तो थोड़ा सा कम डरा के लोगों को बताएं कि आप क्या बात कर रहे थे कि विदाउट सिम्टम्स। मैं डरा नहीं रहा था, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना का जो हम देख चुके हैं पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, पहला फेज गुजर गया। पहला फेज के जी कुछ लोग कहीं बाहर से आए और वो कांटेक्ट बन सकते थे, वो मामला ख़त्म हुआ। अगला फेज शुरू हुआ कि जी वो लोग जिनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनको हम देख रहे हैं, जो खांसी, नज़ला, बुखार, ये इन सिम्टम्स के साथ आ रहे थे, वो मसला भी मेरा ख्याल है सेकंड फेज़ हम गुजार चुके हैं। अब थर्ड स्टेज पे हैं, जहाँ पे हमारे पास कल का हम जो देख रहे थे, जफर मिर्जा साहब डेटा दे रहे थे कि 65% पेशेंट अब लोकल ट्रांसमिशन के हैं। किसी लोकल आदमी की वजह से दूसरे आदमी को यहाँ पे लगे, इनका ताल्लुक बाहर से आने वालों से नहीं है। तो इसका मतलब वो हिस्ट्री जो हम लिया करते थे अपनी क्लिनिक में कि जी अगर आपने पहली दफ़ा देखा और आपने पूछा कि जी आप कहीं बाहर से तो नहीं आए 15 दिन में, वो गेम अब ख़त्म हो गया। हाँ। अब ये शुरू हो गया कि क्या आपको, अच्छा ये भी ख़त्म हो गया कि आपके घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी है, क्योंकि हो चुका है कि 4 दिन पहले, 10 दिन पहले उसे इन्फेक्शन रहा और अब वो ख़त्म हो गया। अब वो मसला है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, वो लोग जिनको कोरोना किसी वजह से लग चुका है लेकिन उनकी सिम्टम्स जाहिर नहीं हुई या हैं तो बहुत माइल्ड हैं, इतनी माइल्ड हैं कि उन्हें किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो खुद इतने बुरे नहीं हैं कि उनके लिए उनको अपनी किसी केयर के लिए डॉक्टर की मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, लेकिन वो कैरियर स्टेज में हैं। वो लोग जिनको कोरोना है, हम टेस्ट नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा, तो अगर उस शख्स ने कहीं अपने मुंह पे, नाक पे, कान पे हाथ लगाया और किसी जगह पे हाथ लगा दिया, या उस आदमी ने, उस शख्स ने कहीं छींक मारी, कहीं खांसी कर दी, तो ये वो चीज़ें हैं जो कहीं पे स्प्रेड को बढ़ाएंगी। मतलब उसके अंदर बुखार नहीं है, उसके अंदर खांसी जुकाम नहीं है, लेकिन वो कैरियर है। और वो खुद तो बच गया, लेकिन वो और लोगों को इन्फेक्ट करेगा, खास तौर पे अपने घर वालों को, क्योंकि जाहिर है बाहर तो आप 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए निकलेंगे, लेकिन अपने घर में तो आप 24 घंटे हैं या 12 घंटे रहेंगे उसके लिए। उस घर में जाहिर है उसमें मियाँ बीवी, फैमिली के साथ साथ माँ बाप भी होते हैं जिनकी एज है, जो वल्नरेबल हैं। हम ये कहते हैं कि 50 से 55 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको इन्फेक्शन हो और उनको कोई और डिजीज़ हो, जिससे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उन मसाइल के साथ उनकी ये जो कैफियत है, ये जो बीमारी है, उसकी शिद्दत बढ़ सकती है। तो यकीनन ऐसा हो सकता है कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कोई ऐसा मसला है और मैं घूम रहा हूँ, तो मुझे कोई मसला ना हो, अगले 2 हफ्ते में मैं सही हो जाऊं, लेकिन मेरे घर में अगर छोटा कोई बच्चा है उसे लग जाए, या मेरे वालिदैन या घर में जो बूढ़े हजरात हैं मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहूं, तो हो सकता है कि मैं उन्हें इन्फेक्ट कर दूं। ये मैं उस एजम्पशन में बात कर रहा हूं कि अगर आप पॉसिबल कैरियर हैं, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ये एक डर की बात है। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आप उसमें रूल आउट कर रहे होते हैं कि किसको कोरोना पॉसिबिलिटी है, किसको नहीं है। पूरी आपने किट विट पहनी होती है डॉक्टर साहब, आपका तो बाकायदा इंटरेक्शन हो रहा है ऐसे पॉसिबल कैरियर्स के साथ। जी देखें, इस वक्त तो हम माजरत के साथ ये कहना चाहेंगे कि चूँकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की फैसिलिटी इतनी नहीं हुई है, लिहाजा, और हमारे पास एक सिंपल डेटा है कि 1 लाख या 1,10,000 हमने कोई टेस्ट किए और तकरीबन 8,500 करीब पेशेंट पॉजिटिव रहे कल तक, या 8,600 के करीब थे। तो एक रेशो है कि 10 में से 1 वाला रेशो जो सस्पेक्टेबल में है। ये तो वो है जो आप माशरे में देख रही हैं, जहाँ पहुँचते हैं लोग जो सिम्टम्स नहीं हैं। अगर मेरी क्लिनिक में एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट कोई आएगा तो यकीनन कोई मसला सांस का या नज़ले ज़ुकाम का या खांसी का ही लेके आएगा, तो मेरी सस्पेक्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर कोई क्लिनिक में दाखिल होता है कि यार इनमें ये मसले ना हो। तो मुझे तो प्रोटेक्टिव वे में रहना पड़ता है। मैं बाकायदा एक प्रोटेक्टिव केयर जिसे हम कहते हैं, वाइट ड्रेस जिसे हम कंप्लीट रखते हैं। फिर भी लेकिन हमने सुना इतनी केयर के बाद कि कुछ डॉक्टर्स को ने भी कैच किया, वो कैसे किया? यही चीज़ हमें डराती है। देखें, एक जगह एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट तो शायद मैं 10, 15, 20 एक लिमिटेड पेशेंट देखता हूँ, तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि 4 घंटे में मुझे 4, 5, 10 पेशेंट देखने हैं। मैं उनसे पहले उनकी हिस्ट्री भी देख लेता हूँ, मैं उनकी फाइल्स भी पहले मंगवा लेता हूँ कि जी कोई सस्पेक्शन तो नहीं है। लेकिन हमारा 90% नादिया, आप भी जानती हैं, जनरल प्रैक्टिशनर है।
जनरल प्रैक्टिशनर के बाद एक एक पेशेंट के पास डॉक्टर के पास 20, 30, 40 मरीज मौजूद होते हैं सही। और वो मरीज़ आम तौर पे वहाँ डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं होता। वो मरीज़ आम तौर पे एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा मौजूद होता है। तो हमारी जिन डॉक्टर साहब का, जैसे कराची में एक डॉक्टर कादिर साहब का इंतकाल हुआ, उनके बारे में भी यही बताया गया कि जी जनरल प्रैक्टिशनर थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत पुरानी उनकी प्रैक्टिस थी। अचानक फीवर फील हुआ तो पता नहीं किस वक्त कहाँ से वो लग गया, और इम्कान और अमूमी ये ख्याल जहन में बैठता है कि जी आप क्लिनिक में बैठे होते हैं, वही सबसे वल्नरेबल जगह है। तो यकीनन जो लोग अभी भी इस चीज़ को ज़रा लाइट लेते हैं डॉक्टर्स में, मैं उनको बिल्कुल मशवरा दूंगा, चाहे आप गायनी की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ चाहे आप ENT की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं, मास्क लीजिए, गाउन लीजिए, ओवरऑल लीजिए, और जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स आप कर सकते हैं या करनी चाहिए उसको लाइट मत लीजिए कि मेरी क्लिनिक में ये चेस्ट के मरीज नहीं आते। ये सिम्टोमेटिक कैरियर किसी के भी हो सकते हैं। किसी के भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक ऐसे अलग से सवाल था कि जैसे कुछ बच्चों की अभी वैक्सीनेशन का टाइम है, जी जी, तो या उनके रेगुलर चेकअप्स हैं, तो ऐसे में उनको हॉस्पिटल लेके जाएं या नहीं? देखिए, दो चीज़ें हैं। अब जो इस कोरोना के क्राइसिस में कुछ अच्छी चीज़ें भी निकली हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें आप बताती रही हैं, लेकिन जैसे अभी आपने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया कि हमें ऑनलाइन चीज़ों पे जाना होगा, तो अब टेली मेडिसिन का एक बहुत बड़ा फैक्टर इस वक्त डेवलप हो रहा है। दुनिया भर में तो बहुत ज़्यादा था, नहीं, वैक्सीन तो लगानी पड़ेगी ना। लेकिन उसमें ये है पहले डॉक्टर से बात करें अपने फ़ोन पे, उनसे पूछिए कि जो ये वैक्सीन मेरी ड्यू है आज या इस वक्त, इस महीने की 15 तारीख, क्या मैं उसे अगले 15 दिन या महीने तक डिले कर सकती हूँ? अगर वो आप डिले कर सकती हैं, डॉक्टर आपको रिलीफ देता है, तो फिर आप उसको मार्जिनाइज कीजिए कि ठीक है मैं डिले कर सकती हूँ, तो 15 दिन बाद, महीने बाद जब निस्बतन देखेंगे कंफर्टेबल जोन हो तो लगा लिया जाए। नहीं, वो कहती हैं कि नहीं आपके इस ड्यू में इस वैक्सीन को लगाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर उनसे ऐसा अपॉइंटमेंट लिया जाए कि जिसमें रश कम हो, जिसमें लोगों का इंटरेक्शन कम हो। और ये हम सब अब कर रहे हैं कि हम लोगों को, पेशेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं कि टाइम हमारा और उसको जो है जाके हॉस्पिटल के बेड में ऐसे ही बच्चे को लिटा देना, कोई उसका कांटेक्ट ना हो किसी से, क्योंकि बच्चा तो मास्क वास्क नहीं पहन रहा ना, मुझे तो उससे डर लग रहा है। बेहतर नहीं डॉक्टर घर आके इंजेक्शन लगा दे। ऐसा भी हो सकता है ना, अगर हम ऐसा कह दें। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि एक अगर पेशेंट जो है वो 10 या 15 लोगों को देख रहा है, और पीड्स में तो बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, डॉक्टर हर एक के घर नहीं जाना चाहेगा। एक दूसरा मसला ये हो जाएगा कि डॉक्टर भी इस चीज से डरता है कि आपके घर में कोई ऐसी चीज फैली भी तो नहीं है, मुझे भी डर लगेगा। बारोबार ना कार पार्क में इंजेक्शन लगा के ये ऑप्शन है, ये अब हमें ये वे जनरेट करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली ये रास्ते निकालने पड़ेंगे, रास्ते निकालने पड़ेंगे। जाना जो है ना, मुझे वो बड़ा एक उसमें रिस्की मामला लग रहा है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, अभी तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता चला कि अच्छा व्हेन शुड यू बी वरीड, कोरोना के सिम्टम्स, और फिर जब कोरोना होता है तो ये डिफरेंट लोगों में किस तरह से कितना तकलीफदेह और होता क्या है इसमें एग्जैक्टली? देखिए, कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन का नाम है, जो कि नोवेल कोरोना या कोविड-19 का नाम जिसको दिया जाता है। कोरोना इन्फेक्शन में अमूमी सिम्टम्स वही होती हैं जो आपको आम तौर पे वायरल फ्लू में मिला करती थी, नज़ले, ज़ुकाम, खांसी। सिर्फ डिफ्रेंशिएशन ये है इसमें, जिसको हम ज़रा सा वॉच करने लगते हैं, ज़रा अलार्मिंग होने लगता है कि जी बुखार हो जाए, और ये बुखार अमूमी तौर पे हाई ग्रेड हो सकता है, 102, 103 तक बुखार जाए, जिस्म में बहुत ज़्यादा सुस्ती, कमज़ोरी की अलामात या दर्द की अलामात ज़ाहिर हों, आपका गला निस्बतन ख़राब होना शुरू हो और आपको लगे कि मेरे गले में दर्द है। ये वो सिम्टम्स हैं जो बड़ी क्लियर कट हैं, और वेक सिम्टम बहुत सारी हो सकती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है, बहुत ज़्यादा कोई बुखार नहीं है, लेकिन ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमें अलार्म करती हैं: गले में दर्द का होना, खांसी अमूमी तौर पे खुश्क होना, और बुखार का हो जाना। ये वो जगह है जहाँ पे हम सोचते हैं कि इस पेशेंट को कोरोना हो सकता है। पहला हिस्सा कि जी टेस्ट कराया जाए, अगर पॉसिबल है तो उसे टेस्ट करा के रूल आउट कराया जाए कि यस वो मौजूद है या नहीं। किसी वजह से वो नहीं हो पा रहा तो हम उसे पहला जुमला ये कहेंगे कि आइसोलेट हो जाना चाहिए। आइसोलेट होने के साथ उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई ये कुछ नज़ले, ज़ुकाम, एलर्जी की दवा हम आपको दे देते हैं, कुछ बुखार की सिम्टोमेटिक मेडिकेशन जिसे हम कहते हैं कि जो मसला है उसकी दवा दे दी जाए। उसे कहा जाए कि अपने घर में आप 7 से लेकर 14 दिन के लिए बिल्कुल आइसोलेट करें। अगर ये सिम्टम बढ़ें, सिम्टम बढ़ने का मतलब आपको बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ रही है, आपका बुखार अगले 3 से 5 दिन में सेटल नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सांस होना शुरू हो रहा है, तो ऐसे मामलात में आपको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के पास या वो सेंटर्स जो कोरोना के लिए डेडिकेटेड है वहाँ पहुँचना चाहिए। और ऐसे में आप डिस्पोजेबल बर्तन, चीज़ें, स्पून्स, बार बार बर्तन जाना आना, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग ऐसे आइसोलेटेड पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, अब घर में बच्ची या बच्चे को होता है या बड़े को होता है, तो आपको जाके चेक तो करना है ना। मसला उसमें ये हो रहा है कि जो केयर टेकर्स हैं वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि भाई चलो कमरे के साफ कर लें, आप साइड पे बैठ जाना, हम कमरा साफ कर लें, हम बाथरूम साफ कर लें, उस बाथरूम साफ करने में, कमरा साफ करने में पकड़े जाते हैं। बिल्कुल है। ये देखिए, बाहर तो बड़ी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है। अगर आप पूछे जाए, हम लोग चाहे चूँकि सोशल हमारे कुछ मसाइल हैं,
सोशल मसाइल तो नहीं कहेंगे, सोशल हमारी मोहब्बतें हैं जो हमें लोगों को आइसोलेट नहीं करने देती हैं। हमारा मसला ये होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ को वहाँ पे किसी पेशेंट को ऐसा मौजूद है और हमने उसे आइसोलेट किया हुआ है कंफर्म करके कि जी कोविड पॉजिटिव है, इसका एक रूम हमने अलग कर दिया, इसकी सिम्टम्स नहीं है, तो हद्दुल मकदूर कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके जो बर्तन हैं उसे आप डिस्पोजेबल पे ले जी जाएं। जी, वही मैंने कहा, और कुछ चीज़ें कचरा उनकी वहीं मखसूस फेंका कर दें जाए। जी, एक गिलास पानी का, एक जग है, कुछ चाय की चीज़ें हैं, वो कमरे के अंदर रख दी जी जाए, हाँ, बिल्कुल। मरीज उससे ही धो ले अंदर। अगर आपके बाथरूम जाहिर आप अलग है तो बाथरूम है, और ये गार्बेज हमने- के एक उसको दे जी, दी जी, जाए बिल्कुल, बंद बिल्कुल। टोकरी टाइप और जिसमें मैंने- वो चीज डाली जाए। मैंने- बड़ा मुश्किल है, आई नो, लेकिन कंप्लीट मैंने कई मरीजों से पूछा है और इसके फिक्र कितनी होगी कि अगर कोई बच्चा या कोई ऐसा बुजुर्ग हो, आपको रात को देखना है कि मसला ये कि अगर उनकी सांस बिगड़ने लगी कि किसको बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे। अच्छा देखिए, इस कैफियत तक कोई पहुंच जाए तो उसे तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए, लेकिन जहां उसके लिए भी तो वो किसी को बुलाएंगे ना। जी, जी, जी। अच्छा, ये बड़े ऐसे मसले मसाइल हैं जिस पे हम लोगों ने शो पे बात नहीं की, आज हम कर रहे हैं। आप कॉल करके बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल कर सकते हैं। आफ्टर द ब्रेक हम इसको कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाइव आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल है। डॉक्टर आसिफ नसीम से, पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और कोरोना से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी हम मैं तो ब्रेक में भी आज इतना सुनती जा रही हूँ बहुत सारी बातें, और इसमें हम बात कर रहे थे वो कैरियर्स जो कि जिनमें सिम्टम्स नज़र नहीं आते। अच्छा, जब किसी को कोरोना होता है, हाउ पेनफुल इज इट, होने क्या लगता है बॉडी में, होता क्या है, खांसी और उसके गले के अलावा? अमूमी तौर पे कोरोना की जो मैं बताया कि 80% लोग जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं होती हैं, सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, गले ख़राब, जिससे एक आम वायरल में होता है। लेकिन इस वक्त जो खौफ है वो उन्हें डरा देता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं, या जो आइसोलेशन हम उन्हें कर देते हैं कि कमरे में रहना है या किसी हॉस्पिटल के किसी वार्ड में चले जाना है, तो वो डरा देती है। 80% लोगों को कोई सिम्टम नहीं होते, वो सिर्फ एक पॉजिटिव टेस्ट आ गए या हल्का नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब रहा जो कि आया और चला गया 3, 4, 5 दिन में। 10 से 15% लोग वो होते हैं जिनको ये सिम्टम बढ़ते हैं, जिनको बुखार भी हो सकता है, जिनको खांसी बढ़ सकती है, जिनको चेस्ट टाइटनेस होती है, जिनको सांस हो सकता है। उनके लिए कुछ सिम्टोमेटिक मेडिकेशन या कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि इन सिम्टम को रिलीफ करने के लिए दी जाती हैं। तो वो जगह है कि जहाँ पे लोग वरी भी होते हैं, बीइंग ए डॉक्टर भी हम वरी होते हैं उनके लिए, और बीइंग ए पेशेंट भी उनके लिए होना चाहिए। और फिर 5% लोग वो होते हैं जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, और ये अमूमी तौर पे वो लोग होते हैं जिनके कुछ और मसाइल भी होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे शुगर, जैसे क्रॉनिक हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक लीवर डिजीज़। तो वो लोग हैं जिनके लिए आईसीयू मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिनके लिए जो पॉसिबल, आजकल आप सुनती होंगी वेंटिलेटर्स का बहुत ज़्यादा शोर है, तो ये वो लोग हैं जो कि वेंटिलेटर पे जा सकते हैं, पॉसिबल कैंडिडेट हैं वेंटिलेटर्स के। सही जी। अच्छा, कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हू इज दिस? सुमेरा फ्रॉम कराची। सुमेरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो सुमेरा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ सुमेरा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सुमेरा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी नादिया, आप जो है मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी, थैंक यू। अच्छा, आप बताओ। अच्छा, सवाल और मैं करो। आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चों को जो है वो डस्ट एलर्जी होती है, अच्छा, फिर तो उसकी वजह से हम लोग क्या करें? हम डस्ट एलर्जी यहाँ इतनी मतलब डिफरेंट, जी जैसे हमारी जो है कहते हैं ना जो खानदानी मसला है, जैसे आजकल को छींक मारे ना डस्ट की वजह से भी तो सब डर जाते हैं। और मैं तो बकायदा काफी छींके मारती हूँ शो में या इधर ये वो, तो मुझसे तो बकायदा लोग घबराने लगे। घर में बच्चे भी, मामा अजान मुझे क्या, आई ओके, दूसरी छींक पे ना, आई ओके। मैं कहा नहीं बेटा, हो जाता है, मुझे एलर्जीज रहती हैं थोड़ा। लेकिन ये कि वाकई खौफ हो गया है। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग में मसला नहीं होता होगा, लोग वैसे डिस्टेंस कर लेते होंगे वो आपके मुझसे, लिए। हाँ उनको पता है ये कभी भी छींक देती है। लेकिन ये कि डस्ट एलर्जी की ये बात कर रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? अमूमी तौर पर डस्ट एलर्जी के लिए पहला, जब अपने मुंह से आप कहती हैं कि डस्ट एलर्जी है, तो वो तमाम चीज़ें जिससे डस्ट का शुबा रहता है, कालीन है, कारपेट है, सफाई वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों से अपने बच्चों को जो है वो ख्याल रखिए कि उनको बचाइए उन चीज़ों के लिए, और उसको अवॉइड करने की कोशिश करें आम हालात में भी। और चूंकि आजकल कोरोना की वजह से खौफ की कैफियत है, तो उसमें खास तौर पे उसको ख्याल रखिए। दूसरा, आप मास्क लीजिए। अगर कहीं डस्टिंग का मसला है और कहीं लगता है कि आपको मजबूरन वहाँ जाना पड़ेगा, सफाई हो रही है या कोई और जगह है और आपको डस्टिंग करनी है या वहाँ पे आपको एक्सपोज होना है, तो ये मास्क ही आपको बचाएगा। और इसके ऊपर भी अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा एलर्जीज रहती हैं, हल्की सी डस्ट भी आपको प्रोवोक कर देती है, तो करीब अपने डॉक्टर से रब्ता करें जिनको आप देखती हैं, और कोई एक हल्की सी एंटी एलर्जी
आपकी सिम्टोमेटिक मामले को थोड़े अरसे के लिए कम कर सकती है। और हमारे जो कल्चर है ना झाड़ने का, ये झाड़ना इतनी गंदी चीज है। ये जो सोफे को रोज हम फटाफट झाड़ते हैं, बेड्स को झाड़ते हैं, हर चीज पे हमारी डस्टिंग का तरीका बहुत गलत है। ऐसे डस्टिंग होती नहीं। प्लस मुझे ये हमेशा होता है कि जी घरों में वैक्यूम क्लीनर्स का इस्तेमाल मोर देन झाड़ू मैं रिकमेंड करती हूँ। मेरे घर में वैक्यूम ही होता है। वैक्यूम क्लीनर से खासतौर पे जिन घरों में एलर्जीज के केसेस हैं, वैक्यूम से घर कमरे साफ करें, उससे डस्ट उड़ेगी नहीं, बहुत अच्छी तरह डस्ट साफ होती है। झाड़ू तो और ये जो है ना ये झट 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 और गीला पोछा, वो भी मट्टी को हम एक्चुअली मट्टी को डेकोरेट करके ना हम वहीं छोड़ देते हैं। हमारा पोछे का स्टाइल बहुत गलत है, झाड़ पोंछ का स्टाइल गलत है, झाड़ू का स्टाइल गलत है। आपको स्विच फैमिली के लिए इतनी तो कुर्बानी अब आपको देनी पड़ेगी। गेट अ वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम से साफ करें। डस्टिंग आपको जब करनी है एक सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े से आप बेसिकली से वाइप करें सरफेसेस को। उड़नी नहीं चाहिए डस्ट, और डस्ट बहुत है हर जगह। तो इन चीज़ों का आप ख्याल करें, आपको देखें फायदा होगा। ये जो बेडशीट भी हम झाड़ते हैं ना धड़, उससे भी सब कुछ आ जाता है एनवायरनमेंट में। बच्चे कोरोना से ये जरूर होगा कि हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ी आगाही होगी। इन चीज़ों को शायद हमें इन चीज़ों को दोबारा से रीएडजस्ट करना चाहिए कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं, सफाई के तरीके जो हैं या मुख्तलिफ, जैसे आपने भी कहा कि अरे घंटों डिबेट होगी अगर मैं एक टीम बनाऊं ना, झाड़ू वर्सेस वैक्यूम क्लीनर। सही घंटों लगे रहेंगे, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है। ये कोई बात तय नहीं होगी। हमारे यहाँ लोगों का इतना तकाद है फूल झाड़ू पे कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितने घंटों बहस कर सकते हैं। लेकिन मैं स्टिल कहती हूँ कि वैक्यूम जो है बेहतर है, कि स्पेशली जब आपको एलर्जीज वगैरह हो। वेरी इंपॉर्टेंट, करके देखें, आपको पता चलेगा डिफरेंस। एक तो ये बात होगी। तो डॉक्टर साहब, मास्क और ग्लव जी कितना प्रोटेक्ट करता है? बहुत प्रोटेक्ट है। मैं तो कहूँगा जो WHO भी अब रिकमेंड करने लगा है कि मास्क पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं जी हमें कोई मसला नहीं है। देखिए, आपको दो ही कैटेगरी में इस वक्त आप फॉल कर रहे हैं। द वर्ल्ड ऑफ कोरोना में इस वक्त दो कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं। आइदर आप पॉजिटिव हैं या आपको कोरोना है या नहीं। अगर है तो आप मास्क पहनिए ताकि किसी और को ना हो। करेक्ट। और अगर आपको नहीं है तो आप मास्क पहनिए ताकि अगर किसी को है तो वो आपको इन्फेक्ट ना अभी करे। देखिए ना कितना हमारा डिस्टेंस है। लेकिन मैं अभी मैंने मास्क मैंने साइड पे रख दिया। एकदम मुझे याद आया कि क्या पता कुछ देर पहले यहाँ कोई शख्स छींक के या खांस के गया हो। तो इज इट ट्रू कि वो वायरस हवा में रहेगा कुछ दिन? जी, अमूमी तौर पे कहा जाता है कि अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो फिर तो मुझे मास्क बचाएगा ना, मैंने क्यों नहीं पहना? क्लोज प्रॉक्सिमिटी है और वहाँ पे लोड ज्यादा है। जैसे आप एक कमरे में हैं, वहाँ कोरोना के 2 पेशेंट थे, उन्होंने खांसी कर ली, आप पहुंचे तो हवा में सस्पेंड रहेगा। कितनी देर? 3 घंटे का एक एवरेज बताया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह हो। फिर वही जुमला मैं इस्तेमाल करूंगा। अमूमी तौर पे हॉस्पिटल जैसे हालात हैं जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, वो खांसी करते हैं और एक क्लोज जगह पे है, तो उसमें ऐसा हो सकता है। खुले माहौल में अमूमी तौर पे नहीं रिकमेंड किया जाता। ये कौन सा माहौल है? खुला माहौल है? ये तो क्लोज माहौल है ना। फिर फंस गई? इसमें हो सकता है, बिल्कुल ऐसा। अभी मुझे एकदम ख्याल आया तो मैंने मास्क पहन लिया कि मैं क्यों नहीं मास्क पहन रही। हाँ, सिम्टोमेटिक लोग अगर मौजूद हैं तो ऐसा हो सकता है। इस तरह की चीज़ें WHO ही कहती है। ग्लव्स, यकीनन ग्लव्स के 2 फायदे हैं। एक तो ग्लव्स का फायदा ये है कि आप किसी जगह से हाथ टच करते हैं, रब करते हैं, और अगर आपने ग्लव्स पहना हुआ है तो आमतौर पे अमूमन इम्कान ये होता है कि हम ग्लव एक शो के बाद, एक सेशन के बाद, एक प्रोडक्ट के बाद चेंज कर देते हैं। लेकिन जिस तरह आप कर रही हैं कि ग्लव्स के साथ साथ भी आप इसको सैनिटाइज करती हैं, ये बिल्कुल सही करती हैं। दूसरा ये हो जाता है कि ग्लव्स का मुझे एक साइकोलॉजिकल फायदा दिखाई देता है कि जब आप ग्लव्स पहने हुए होते हैं ना, तो आप डिलिबरेटली जानबूझ के अपने चेहरे पे हाथ नहीं लेके जाते। हाँ। ये ख्याल आ जाता है जब आप करीब लेके जाते हैं कि इसमें कुछ पहना हुआ है या कुछ लगा हुआ है इस पे। तो ये बहुत बड़ा फायदा है जो ग्लव्स से आप उठा सकती हैं। इसके साथ साथ कि ये जो क्लोज कॉन्टेक्ट पे ये चीज लगी हुई है उसके लिए, तो ये बहुत बड़ा फायदा है, इसको होना चाहिए। अब जरा थोड़ा सा लॉकडाउन जरा इजी हो गया है। अब शॉप स्टोर्स खुलने लगे हैं, खुलेंगे डेज उस पर कुछ दे दिए गए हैं, उनको मखसूस कर दिए गए हैं। और कुछ लोग तो निकलेंगे ना ऐसे, जी भाग के निकलेंगे अभी इस वक्त शॉप्स में, स्टोर्स में। गैर ज़रूरी अभी भी नहीं जाना चाहिए। मुझे वही डर लग रहा है डॉक्टर साहब कि अभी चीज़ें जो थोड़ी सी बेहतर हुई हैं ख़राब ना हो जाए किसी तरह। जो इतनी हमारी मेहनत है, हुकूमत की मेहनत है, डॉक्टर्स की कुर्बानी है, वो ज़ाया नहीं जानी चाहिए कि हम कुछ दिनों में जो है ये कोरोना का नंबर खुदा न खास्ता बढ़ा दें अपनी गफलत की वजह से, हौके की वजह से। बिल्कुल, बस ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी करना है, और जब निकलेंगे तो सब निकलेंगे। बिल्कुल सही, ऐसा ही। अब अगर आप निकलते हैं तो अब मैंने फिर वही जुमला इस्तेमाल किया कि थोड़ी सी केयर बता दें। मोर डिसिप्लिन आपको रहना है इस वक्त यहाँ पे, मोर कंपोज रहना है यहाँ पे। आपने निकलना है, ठीक है जी, अगर आपको ज़रूरत है आप निकलिए, लेकिन निकलने में अब आप अपने डिस्टेंस को कवर रखिए। अगर आप कहीं शॉप पे जा रहे हैं, अगर कोई सामने मौजूद है तो उससे 2 से 3 फीट के फासले पे रहिए। थोड़ी सी लाइन बनाने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। बहैसियत कौम हमारे पास नहीं है ये आदत, लेकिन हमें डालनी पड़ेगी। लाइन है वो बिल्कुल चिपक के लाइन एक बनती है। लाइन बनानी है, लाइन के साथ आपने लाइन को उसको वक्फा रखना है अपना लाइन के साथ।
इसके साथ साथ आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे कम से कम आपके पास जो सैनिटाइज़र मौजूद हो। अगर एक शॉप में, एक दुकान पे, एक स्टोर पे आप गए तो वहाँ सैनिटाइज़ कीजिए। वहाँ से गाड़ी में बैठे तो दोबारा सैनिटाइज़ करें, वहाँ से दोबारा उतरे तो सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल कीजिए अगर आपको जाना ही ज़रूरी ठहरा। हम भी निकले हुए हैं काम पे, हॉस्पिटल जाते हैं, स्टूडियोज़ चल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों में अगर हम मास्क पहन लें तो रिस्क को, इम्कानात को कम कर देते हैं। फिर मास्क में एक बात और कहना चाहूँगा कि मास्क ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास ये सर्जिकल मास्क जैसे नादिया ने पहना हुआ या मैंने पहना हुआ ये मौजूद हो। आपके पास जो मास्क है आप उसे पहनिए। मास्क की जो अगर कपड़े का घर का बना हुआ मास्क अगर आप पहनते हैं तो इम्कानात ये हैं कि 50% वो इस वायरस के फैलाव को रोक देता है। ये जो सर्जिकल मास्क हम पहनते हैं इसमें इम्कान ये है कि तकरीबन 80% वायरस के फ्लो को रोकता है। और वो जो N95 जिसका बड़ा शोहरा है, जो बड़ा ढूंढा जा रहा है आजकल लोग पहनते हैं, अगर वो आप पहनते हैं तो अच्छे तरीके से पहनने पे इम्कान ये है कि 95% वायरस का फैलाव वो रोक देता है। उसमें ना वो ये दर्द बहुत होती है कान जी जी में। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हम उस तो दिन पहना था, बाजार गई तो मैं ओहो यहाँ मेरे कान आप में अंदाजा कीजिए, हम 8-8, 6-6 घंटे पहनते हैं, या निशान इतना पड़े हुए तकलीफ होते क्यों है वो? देखिए वो एक रेस्पिरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब उसको इस्तेमाल करने का तरीका और ये रखा गया है कि वो पूरा आपका उसका शेप ऐसा है कि आपके नाक की शेप पे वो कवर करता है। जब वो शेप पे कवर करता है तो इम्कानात ये होते हैं कि उससे एयर की ट्रैपिंग, एयर की पासिंग कम हो जाती है। तो जब आप सांस लेने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत होती है, और यही चीज़ उसको बताती है हमें कि हमारी बाहर वाली एयर से हमारा राब्ता कम हो गया है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। तो मास्क कोई भी हो, आपके पास मास्क नहीं है, बीइंग फीमेल आप स्कार्फ ले सकती हैं, वो ले लें। मर्दों के पास मफलर होते हैं, अगर कहीं पे मौजूद नहीं है, गांव वाले लोगों से है कि वो लगा लें चेहरे पे। रुमाल नमाजों के हवाले में हम बांधते हैं सर पे, आप रुमाल यहाँ बांध सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। वैसे तो मास्क, अमूमी मास्क हर जगह अवेलेबल है, लेकिन हर वो तरीका जो नाक और चेहरे को थोड़ा सा छुपाए, ये इस वायरस के फैलाव में आपके लिए भी बेहतर है और आपके साथ जो मौजूद हैं, चाहे घर वाले, चाहे जहाँ काम करते हैं, वहाँ पे भी इसके लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये लॉकडाउन बेशक टेम्पररी है, लेकिन ये जो अब हमारा वे ऑफ लाइफ बदला है ना, ये जो भी हम एहतियात शुरू की है ये परमानेंट है। ये अब हमें ऐसे एहतियात करनी है। कुछ मुल्कों में, जापान वगैरह, तो ये कहा जा रहा है कि अब वो इसको परमानेंट कर देंगे कि जी मास्क हर वक्त आपने पहनना है, अब निकलना ही नहीं है बाहर, मैंडेटरी हो जाएगा। इसी तरह हमें भी ख्याल करना पड़ेगा। ये अब वे ऑफ लाइफ हो गया है कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, डिस्टेंस से, हाथों की सफाई से, मास्क से, गैर ज़रूरी घर से ना निकल के। ये अब हमारा वे ऑफ लाइफ है। अब इसकी आप आदत डाल लीजिए। ये काफ़ी अरसा चलेगा, कब तक मालूम नहीं, लेकिन ये ना समझें अभी के दुकानें खुल गई हैं तो ऑल इज़ वेल। यूनुस भाई की शादी का मसला आ गया, अब उनको अपनी शादी याद आ गया। मैं इतनी टेंशन में हूँ कि जी उनको भेजूंगी तो वापस बुलाऊं या ना बुलाऊं हैं। मैंने कहा अब आपकी दूसरी शादी है, इंतज़ार कर लें 5-6 महीना, क्या मसला हो जाएगा। तो वो बड़े आजकल परेशान और अजीब से लॉस्ट घूम रहे हैं। मुझे आप बताएं क्या करना चाहिए ऐसे में। अब अगर कोई काम वाला बंदा घर जाए तो फिर क्या करेंगे? देखिए, जो ज़रूरी मसाइल हैं, शादी, मौत, ये जिस तरह के मामला थे जो कि रुक नहीं सकते, या जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा है कि मुझे ये काम करना ही ठहरा इस वक्त के दौरान, उन्हें करने पे आप रोक तो नहीं सकती हैं। आप उन्हें एक दफ़ा एडवाइस दे सकती हैं। फिर क्या करेंगे? तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके घर से कोई काम वाले लोग जो कि कहीं दूर जा रहे हैं और कहीं से गांव से या अपने किसी जगह से वापस आ रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता। अपने घर को तो आप बड़ा कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन बाहर तो आप नहीं कर सकती। तो अगर ऐसा कोई आपका काम वाला मौजूद, या कोई ड्राइवर, या कोई माली, या कोई मेड आपकी बाहर जाती हैं और वो वापस आती हैं, तो हम अमूमी तौर पे ये रिकमेंड करना चाहिए कि उसको पहले तो आपने पहले सिम्टोमेटिकली पूछ लेना चाहिए। कोई नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो उसे छुट्टी दे दें कि जी 1 हफ़्ता 10 दिन तो आप आराम करें, फिर सोचें। लेकिन अगर वो घर में भी है तो हम इसे सिम्टोमेटिक सोचते हुए कुछ जगहों तक उसे मखसूस कर दें। अगर आपने उसे ड्राइविंग करवानी है तो उसे आप कहें कि मास्क पहने, ग्लव्स लें, और अगर कोई छींकें खांसी आती है तो छुट्टी दे दें। अगर वो घर के काम के तौर पे काम करता है, मेड के तौर पे, आपने उसे एरिया मखसूस कर दिया कि अगर आपने कपड़े धोने या बर्तन धोने हैं तो घर के बाहर हम एरिया मखसूस कर लें, आप यहाँ अपना काम करें और चले जाएँ। अगर वो आपके घर में खाना पकाने का कोई मसला है तो उसमें शुरू में मैं चाहूँगा कि 6 से 7 दिन जो एक अमूमी आइसोलेशन पीरियड होता है उसे आप जगह दें, उसे आप मार्जिन दें कि आप घर में रहें, कमरे में रहें अपने। अगर कोई सिम्टम डेवलप होती है वेल एंड गुड, नहीं तो इस दौरान स्टेरिलाइजर, मास्क और ये करने के बाद फिर काम की इजाज़त दी जाए। और आने के कितने दिनों बाद उनका टेस्ट कराया जाए? टेस्ट ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर है ना सर। अगर आपको देखिए इस वक्त टेस्ट करना हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए ज़रा मुश्किल काम हो रहा है कि टेस्ट हर जगह हो नहीं रहे। इंशाल्लाह अगले दिनों में कैपेसिटी। क्यों डर लग रहा है कि मेरे खाना बनाने वाले दिन आ गए हैं, मेरे वो दिन आ गए हैं कि मुझे भी जो है ना, और वो भी अब रमज़ान में। सो आई एम वेरी परेशान। और फिर आप कहते हैं शो पे रोई क्यों ना दिया? आपको पता है आप मेरी जगह होते तो मतलब रोना तो आता ही ना फिर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया शो पे आने का, और इतनी इंपॉर्टेंट आपने इन्फॉर्मेशन दी और जिस तरह से आपने बताई, इट वाज अमेजिंग। बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे सामीन तक ये सारी बातें पूछी। बहुत शुक्रिया।